अब देखिए ध्यान से, हम लोग कल क्या पढ़े थे? अक्षीय स्थिति में पढ़ लिए थे ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। हम लोग किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं? किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? द्विध्रुव के कारण। थोड़ा सा घर से पढ़ के आइए, एक बार रिवाइज कीजिए। क्या हो गया? घर से थोड़ा पढ़ के आओ, तो मान लो यहाँ बेइज्जती होगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में, यही ना पढ़ना है। खाना बंद करो पहले, राक्षस हो गए तुम लोग। एकदम खाना नहीं है, जिसका खाते हुए देखेंगे भेजेंगे बाहर। ये कुछ भी हो, भूजा हो चाहे कुछ भी हो, इतना भूखा गए हो तुम लोग, अभी मत खाओ, हमारा ध्यान जो है भंग हो जाता है। अब पानी पी सकते हैं, हाँ खांस लो। निरक्षीय स्थिति, अब ध्यान से देखो, पढ़ लो थोड़ा सा अच्छे से। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव में, द्विध्रुव के बारे में जानते हैं ना? द्विध्रुव क्या है? तो जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के हों, उनको एक अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर लिया जाए, तो इस प्रकार जो बना निकाय होता है, जो बना व्यवस्था होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी को कितना माना गया था? 2L, ये ना माना गया था जी। तो यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव तो लैंग्वेज सेम उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसे पहले लिखे थे। उसको लिखे कि नहीं? हम कहे थे लिखने के लिए। निकाय सिस्टम, उस व्यवस्था को हम निकाय बोलते हैं। व्यवस्था समझिए ना, व्यवस्था का मतलब क्या है? निकाय है। साइंस के भाषा में ना उसको निकाय बोलते हैं, और वही पॉलिटिकल भाषा में उसको हम लोग कहते हैं कि व्यवस्था। व्यवस्था में गड़बड़ी है, सिस्टम ही खराब है, सिस्टम करप्ट हम लोग का, ऐसे कहते हैं ना। पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं साइंस के भाषा में? निकाय बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका नाम क्या रख दिया जाए? AB रख देते हैं। इसका नाम क्या है? और यह -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। तो शुरुआत करने का तरीका यही है, क्या लिखेंगे? कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है और इसके बीच की दूरी 2L है। बीच की दूरी क्या है? और फायदा दिख रहा है 2L का, आधा ले रहे हैं तो L हो जा रहा है। अगर आप L लेते ना तो L/2 हो जाता, तो फिर बटा वाला कैलकुलेशन में हम लोग को बटा लिखना पड़ता, तो थोड़ा सा दिक्कत होता उसमें। तो ये आपका हो गया 2L, आधा दूरी कितना हो जाएगा? L, इधर दूरी कितना हो गया? L। हमको किस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में हम बताए थे कि कहाँ होता है? अगर आप इस वैद्युत द्विध्रुव के इसी लाइन में आगे नहीं तो पीछे निकालना चाहते हैं तो वो अक्षीय स्थिति होता है। और इसी में अगर आप वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत किसी बिंदु पर निकालना चाहते हैं तो कैसा होता है? मतलब ये हुआ कि आप वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके कहाँ पर रख दीजिए? X अक्ष और Y अक्ष पर। देख रहे हैं, ये आपका X और X डैश हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को रख दीजिए इसी पर, ठीक है, AB। अब अगर आप इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता X अक्ष पर कहीं भी ज्ञात करेंगे तो इसी लाइन में आगे होगा, नहीं तो कहाँ होगा? पीछे। तो इसको हम बोलेंगे अक्षीय स्थिति, क्योंकि अक्ष पर है। और अभी हम जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं उससे हटकर दूसरे अक्ष पर निकाल रहे हैं, Y पर, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, तो अक्ष से हट कर न जा रहे हैं, तो ये निरक्षीय स्थिति हो जाता है। तो निरक्षीय स्थिति को एक शब्द में हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव रखे हैं X अक्ष पर, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं? Y अक्ष पर। अब आपकी मर्जी, चाहे तो ऊपर निकालिए चाहे नीचे निकालिए। तो हम मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा? कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और
प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, याद हो रहा है कि नहीं धीरे धीरे, ये माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 12 है। इसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है, वहां पर अक्षीय स्थिति था, यहाँ पर क्या है, निरक्षीय स्थिति। इतना क्लियर है। अब देखिए निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो इस माइनस क्यू के कारण भी यहाँ पर होगा और प्लस क्यू के कारण भी यहाँ पर होगा। तो जिस तरह उसमें 2 बार निकाला गया था ना, उसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 बार निकालेंगे। एक बार माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, 2 बार निकाला जाएगा। लेकिन इससे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको यहाँ से दूरी r भी तो पता होना चाहिए। उसमें जो मेन फार्मूला हम लोग का है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ये सीधा बना है ना जी, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये होता है ना। तो Q तो आवेश ठीक है, आवेश हमारे पास है, लेकिन आवेश से जिस बिंदु पर निकालना है वहाँ की दूरी भी तो पता होना चाहिए। मतलब हमको यह दूरी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इस दूरी को यहाँ से निकाल देंगे, ये दूरी हो जाएगा हम लोगों का। ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये तो लंबवत है, अरे ये x अक्ष है, ये y अक्ष पर है ना, तो ये लंबवत है। तो इस दूरी को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। यह किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। यह काम करेगा लंब का, यह काम करेगा आधार का। तो रूट में इसका जो हो जाएगा वो होगा r² अब प्लस l²। कोई दिक्कत इसमें, इधर वाला भी तो सेम वही होगा, r और l है ना, तो रूट में हो जाएगा r² प्लस, ये तो ठीक है। तो यहाँ से दूरी भी हम लोग का निकल गया। लेकिन एक चीज़ है, इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा आपको पता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है ना, वो प्लस के हिसाब से देखें, मतलब कि जो धन आवेश, कोई धन आवेश है, और धन आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र का दिशा होता है ना, वो धन आवेश से दूर होता है। हम बताए हैं कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। तो यहाँ से इसके कारण आप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से बाहर की तरफ न होगा, मतलब वो कुछ ऐसे होगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ से तो आपका वैद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, बाहर ही तो जाएगा। यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, लेकिन हमको इस बिंदु पर निकालना है तो ये ऐसे जा रहा होगा। समझ आ रहा है। और इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर के तरफ होगा कि इसके आते इधर की तरफ होगा, अंदर के तरफ, मतलब कि इधर आ रहा होगा। ऐसे कह सकते हैं कि तीर ऐसे लगा सकते हैं, इधर आ रहा है, देख रहे हैं। अब देखिए इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, इधर है। तो कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए हम यह देखेंगे कि ये एक तरफ हो जा रही कि नहीं हो जा रही हैं, माने इनका हम वियोजन करेंगे। इनका क्या करेंगे, वियोजन। तो क्लास 11th में पढ़े होंगे। मान लीजिए कि यह एक सदिश है और एक और सदिश यहाँ पर थीटा कोण पर है। तो जब इसको हम वियोजित करते हैं तो इसको लंबवत और क्षैतिज घटक में वियोजित करते हैं ना, तो क्षैतिज घटक कॉस का होता था और लंबवत घटक किसका होता था, साइन का होता था। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्षैतिज, ध्यान देना, इसको क्षैतिज और लंबवत में वियोजित कर रहे हैं। यह जो घटक है ना वो इसके लिए है। यहाँ पर हम देखिए लिख दे रहे हैं EB, समझ जाएंगे। इस वाले के लिए क्या लिख रहे हैं, EB। और जो है नीचे आ रहा है ना, इसके लिए हम लिख दे रहे हैं EA, क्योंकि माइनस वाला है। तो माइनस वाला का वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत बल रेखा होती है वो इसके अंदर की तरफ ना आती हैं, और प्लस वाला कहाँ जाता है, तो ये जाएगा इधर बाहर की तरफ और ये आएगा ये अंदर की तरफ। ठीक है। अगर इस कोण को हम थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा। ध्यान देना थोड़ा, इस कोण को हम क्या मान लें, थीटा। तो जो लंबवत घटक होता है उस तो साइन से ना दिखाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, EB साइन थीटा। बाहर नहीं जा रहा है जी, EB साइन थीटा।
और इधर वाला घटक क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा। ये क्यों, अभी तो बी वाला का नाम वियोजन कर रहे हैं। इतना समझ में आया। अब जो यह वाला है इसका भी क्षैतिज और लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर घटक वियोजित करेंगे, तो जो यह वाला कोण है ये भी कितना बनेगा, थीटा, क्योंकि एकदम बीच में ना होगा, तो दोनों कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये भी आपका घटक इधर ही जाएगा, तो इसका ई ए है ना, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ई ए कॉस थीटा, और नीचे ठीक इसके लंबवत आएगा ई ए। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इस वैद्युत क्षेत्र का कुछ हिस्सा कहाँ काम कर रहा है, ऊपर लंबवत, और कुछ कहाँ काम कर रहा है, इधर क्षैतिज। इसका भी कुछ हिस्सा लंबवत कहाँ काम कर रहा है, नीचे, और कुछ कहाँ काम कर रहा है, क्षैतिज। समझ आ रहा है। तो यह लंबवत ऊपर की तरफ खींच रहा है, और यह लंबवत कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ। तो यह वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो ई बी साइन थीटा है वो ई ए साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। प्रभाव कौन दिखाएगा, जो दोनों एक ही तरफ जो गए हैं ना, यही आपका प्रभावी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही होगी। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, इस वस्तु पर कुछ बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, और जितना बल ऊपर लग रहा है ना उतना ही बल कहाँ लग रहा है, नीचे। तो ये किधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो जो ई बी साइन थीटा है ये ऊपर खींच रहा है, और जो ई ए साइन थीटा है वो कहाँ खींच रहा है, नीचे। तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रभाव क्या होगा इसका, शून्य हो जाएगा। शून्य इसलिए होगा ना क्योंकि इस आवेश के कारण यहाँ की जो दूरी है, देखिए ये दोनों तरफ से दूरी बराबर है, और दोनों आवेश भी बराबर है। थोड़ा ध्यान देना, दोनों तरफ से क्या बराबर है, दूरी भी बराबर है, और दोनों तरफ से क्या बराबर है, आवेश। तो Q भी बराबर है और R भी बराबर है, बस प्लस माइनस का ही ना अंतर है। तो एक तरफ से संख्यात्मक रूप में देखें, माइनस प्लस को छोड़ दें तो दोनों को हल करेंगे तो अंक तो बराबर ही आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। हल करेंगे तो अंक क्या आएगा, बराबर आएगा, लेकिन केवल चिन्ह का अंतर होगा। एक प्लस होगा, एक कहाँ होगा, तो प्लस वाले के चलते ये ऊपर जा रहा है, आई माइनस वाले के चलते कहाँ आ रहा है, मात्रा में दोनों बराबर है, एक ऊपर ले जा रहा है और एक कहाँ आ रहा है, नीचे। मात्रा में दोनों बराबर है, एक 5 मान लीजिए कि ऊपर खींच रहा है और एक 5 कहाँ ले रहा है, तो ये कट के 0 ना हो जाएगा। तो जो ई बी साइन थीटा है वो किसको निरस्त कर देगा, ई ए साइन थीटा को। तो जो प्रभावी चुंबक, जो प्रभावी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कौन होगा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। तो जब हम यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें ई ए कॉस थीटा आप प्लस क्या कर देंगे, ई बी साइन ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब इस द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और जो ई बी और ई ए है एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये लाइन समझ में आया क्यों निरस्त कर रहा है। अगर हमको केवल ई निकालना हो, सोचो यहाँ पर केवल ई निकालना हो तो क्यू हमारे पास है ही, क्यू है ना, और दूरी है ही, तो क्यू का मान रख देंगे यहाँ पर, इस दूरी का मान रख देंगे तो कुछ आएगा ना कैलकुलेशन करने पर। यहाँ से भी इसके हिसाब से भी अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो आवेश दोनों बराबर ही है, तो क्यू के बदले में तो क्यू ही रह जाएगा, और दूरी भी तो जितना यहाँ पर था उतना ही यहाँ पर है, तो आर भी तो वही होगा, तो यहाँ भी कैलकुलेशन उतना ही आएगा। बस अंतर क्या होगा कि ये यहाँ से निकालेंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। इसीलिए एक प्लस वाला ऊपर दिशा में जा रहा है, माइनस वाला कहाँ जा रहा है, नीचे दिशा में, और दोनों बराबर, इसीलिए क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये फिर इससे कोई मतलब है नहीं हम लोग को। तो हमारा जो कुल प्रभावी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कौन होगा, ई ए कॉस थीटा आप प्लस ई बी कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा इसके कारण है और ई बी कॉस थीटा इसके कारण है। तो जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपका ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो लिखने के लिए लिखेंगे कैसे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2L तथा मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, आपका चित्र बन जाएगा। अब ये सब लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है कि हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वियोजित किए हैं, ये सारा चित्र में ही बन जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इनकी दूरियां लिख देते हैं चित्र के अनुसार।
चित्र के, अच्छा जितना बोले हैं उतना लिख सकते हैं ना अपने आप से। चित्र के अनुसार माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी कितना हो जाएगा जी, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना होगा। अब प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी, ये भी तो वही आएगा आर स्क्वायर प्लस, अच्छा कल वाला नियम लगा देंगे तो गायब हो जाएगा। कल वाला नियम लगा देंगे ना तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कल हम लोग पढ़े थे तो कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेक कर लेना, देख लेना, उसमें कॉस नहीं आया था। इसमें कॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों की दिशा देख रहे हैं एकदम अलग अलग है, इसीलिए कॉस इसमें आ जा रहा है। क्योंकि दोनों को हम एक दिशा में ले रहे हैं, इसीलिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में क्या किया गया है, वियोजित किया गया है। तो चित्र समझ में आ रहा है ना, चित्र में कोई समस्या नहीं ना है? ये समझ रहे हो ना कि कहाँ ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है। धन आवेश से जो वैद्युत बल रेखा है कहाँ होती है, बाहर के तरफ, नीचे क्यों आ रहा है, माइनस है, इसी के तरफ ना होता है। तो सदिशों का जब योग पढ़ते होंगे तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इनका परिणामी खींचने के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं ना समांतर चतुर्भुज नियम। तो परिणामी कहाँ से निकलेगा, बीच में से ना निकलेगा। तो वही देखिए, एक सदिश इधर है एक सदिश इधर है, तो परिणामी कहाँ से निकलेगा, इनका बीच से ही निकलेगा। तो दोनों दूरियां हो गया। अब यहाँ से हम यह मान लेते हैं कि यहाँ से निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख दें, EA लिख दें। EA बताइए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ तो आवेश माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आर के बदले में देख लीजिए क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये नहीं जी। ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर होगा तो रूट कट जाएगा, यहीं पर काट के लिखे क्या, 4 आने 2, ठीक है। तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, यहाँ लिखें कि ऊपर लिखें, ऊपर लिख दे रहे हैं। EB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा जी, Q बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि यदि बिंदु कहाँ पर, P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो, ई हो। तो बताइए ई किसके बराबर हो जाएगा? ई तो होगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इसी के बराबर न होगा। दोनों में से क्या कर दिया जाए? कॉस कॉमन कर दिया जाए। दोनों में से क्या करेंगे? कॉस को कॉमन कर दें तो E इक्वल टू हम कह सकते हैं कि ई ए प्लस ई बी। अब बाहर क्या हो गया? कॉस थीटा। या माइनस रखना उचित है? क्या माइनस रखना उचित है? माइनस रखना उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि दोनों के को हम घटकों में वियोजित करके एक दिशा में तो ले ही लिए हैं, एक दिशा में ले लिया गया है, इसलिए यहाँ का माइनस क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो कितना हो जाएगा? ई इक्वल टू ई ए के बदले में क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, माइनस नहीं लेंगे। माइनस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम इनको घटकों में वियोजित कर लिए हैं, देख रहे हैं, और एक ही दिशा में दोनों है। माइनस तब होता ना जब एक दूसरे दिशा में होता और एक दूसरे दिशा में होता। जैसे जो कल वाला था, कल वाले में थोड़ा सा देखना, इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक है। इधर ए, इधर क्या था? बी। कुछ दूरी पर एक बिंदु पी था ना, तो ध्यान देना यही आपका बिंदु क्या था? मध्य बिंदु ओ था। यहाँ पर था माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर था कौन सा? तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो वैद्युत बल रेखा होगी, तो बाहर के तरफ होगा, मतलब वो आगे के तरफ होगा। अब माइनस क्यू के कारण ये आगे की तरफ नहीं होगा, पीछे की तरफ होगा, इधर होगा। एक आगे की तरफ होगा, एक कहाँ होगा? पीछे की तरफ। इसीलिए एक पॉजिटिव लिया गया था, कैसा लिया गया था? निगेटिव। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में है, तो इसलिए हम निगेटिव को नहीं लेंगे, क्योंकि हम उसको घटक में क्या कर लिए हैं? वियोजित कर लिए हैं। तो वही ई ए भले लिख दिए हैं माइनस, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंगे कैसा? पॉजिटिव। या इसी को छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ई ए के बदले में लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, अच्छा रूट का स्क्वायर है तो इसको छोड़ दिया जाए, क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। आप प्लस 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 कहाँ से लिखें? यहाँ से। ई बी कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा सेम चीज होगा आर स्क्वायर प्लस, आज सबको कोष्टक में बंद करके बाहर क्या है? कॉस थीटा। बाहर ना कॉस थीटा होगा, तो इतना लिखिए पहले। यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, ई ए का मान और ई बी का मान रख दिया गया है ना, दोनों मान देखिए बराबर है। यहाँ एक बार सीधा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, E इक्वल टू क्या है? ई ए प्लस ई बी इंटू कॉस थीटा। ई ए के बदले में कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही ना है। आप प्लस ई बी के बदले में भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मिटा दे रहे हैं। क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम तो है दोनों। अब बाहर क्या है? बाहर ना है कॉस थीटा, बाहर कॉस थीटा। देखिएगा दोनों बराबर है, नीचे वाला देख रहे हैं दोनों में बराबर है, तो जब नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाला सीधे क्या होता है? जुड़ जाता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना हो जाएगा? 2Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया? कॉस थीटा। इसमें कोई समस्या किसी को? ये मत कहना कि 1 तब का है। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मत कहना कि क्यू जोड़ के तो 2Q कर दिए हैं, तो 1 जोड़ के 2 क्यों नहीं किए हैं? ऐसा नहीं सोच रहा है कोई? कौन सोच रहा है? हाँ, अरे देखो देखो, ये सब इस तरह से है, सबका बटा एक ही बार क्यू है, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, देखिए ना,
हाई पूरा का बटा यह है, ये क्यू है, इस तरह से है। तब हर देख रहे हैं दोनों का बराबर है, तो जब हर बराबर है तो एक ही बार अंश को क्यू और क्यू क्या कर दिया गया है, 2q, तो एक ही बार रिजल्ट इस तरह का होगा 2q। लेकिन हम जानबूझ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग रख रहे हैं क्योंकि वो कांस्टेंट न है, उसका मान रखने में बाद में सुविधा होगा। तो क्या कर दे, ऐसे लिख देना। चलिए यहाँ पर छोड़ देते हैं ऐसे ही, लेकिन फिर भी अलग लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू 2q बटा r स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ समस्या खड़ा करेगा, वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे हम चित्र से। हाँ, चित्र की सहायता से किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा का। चित्र एक बार फिर से बनाते हैं। इस तरीके से था हमारा। अब अपने चित्र में देखेंगे ए भी था ना, माइनस क्यू इधर क्या था, बीच में बिंदु ओ था, इधर एल, ये वाला कंडीशन था ना, इसे बीच में आर था। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो कोण लिए थे ना, ध्यान देना, यहाँ पर यह वाला इधर था ई ए कॉस थीटा, फिर ई बी कॉस थीटा, तो ये कोण कितना था, तो ये एकदम क्षैतिज न है, ये भी कैसा है, क्षैतिज। और सभी लोग जानते हैं कि जब दोनों क्षैतिज है मतलब क्या, दोनों समांतर है। ये काम करेगा तिर्यक रेखा का, इसका एकांतर यह होगा, तो यह थीटा है, तो भी कितना हो जाएगा, थीटा। समझा रहे ना, थीटा। ये दूरी हम लोग को पता है, ये है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पता है ना। और ये दूरी l पता है, यह दूरी क्या पता है, r पता है। तो जब इस थीटा के लिए जब हम cos थीटा निकालेंगे, तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या फार्मूला होता है, तो इसके लिए आधार l है और कर्ण क्या है, रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र की सहायता से, चित्र की सहायता से या चित्र के अनुसार cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। इसीलिए शुरू में थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का काम कौन कर रहा है, l। कर्ण का काम कौन कर रहा है, r स्क्वायर प्लस। तो जो लोग ये सोच के बायो लिए हैं कि मैथ से भेंट नहीं होगा, अरे नहीं, पर्सनली नहीं लो। बहुत होते हैं जो ये सोच के बायो लेते हैं ना कि मैथ मतलब नहीं होगा, लेकिन जब तक फिजिक्स है तब तक मैथ को नहीं छोड़ा जा सकता है। हाँ, आर्ट भी अच्छा है, उस हिसाब से अगर पढ़ाई आगे जारी रखना है तब। हमको तो कभी पछतावा होता है कि आर्ट क्यों नहीं ले लिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ कभी कभी संतोष होता है कि आर्ट लिए तो बेकार हो गए होते। कम से कम साइंस है तो यहाँ तो पढ़ा तो रहे ना, तो आर्ट में गायब हो जाते एकदम। या तो नौकरी होता तब तो ठीक है, और नहीं होता तो किधर के भी नहीं होते, तो बिल्डिंग मारते जाके कहीं पर। नहीं तो एक चीज़ है, बाहर जाके कंपटीशन का पढ़ाई कराया जाता तो वहाँ पर इसके लिए ठीक था। गांव में तो आदमी बेकार हो जाएगा। अच्छा, गांव में साइंस को लोग पढ़ाई समझते हैं। साइंस पढ़ाई मतलब साइंस, आर्ट को वैल्यू देते हैं, लेकिन आर्ट में एक आल चीज़ है, पढ़ेंगे तो। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इतना बेहतरीन इकोनॉमिक्स है। आप नागरिक शास्त्र पढ़िए, भूगोल पढ़िए, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अभी मन मत बदलो। हाँ, तो ये cos थीटा के बदले में क्या लिख देंगे, l बटा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यही cos थीटा के बदले में यह उठा कर रख देंगे, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू l बटा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कितना ठीक है, देखिएगा ऊपर 2ql हो गया है, और 2ql के बदले में क्या लिखते हैं, p लिखते हैं। अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे हम लोग, लेकिन ये ध्यान दो कि आ चुका है हम लोग का। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा, तो
तो ऊपर हो गया 2QL बटा 2QL बटा। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, जब आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर कितना है? 1 है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर यहाँ पर 1 है। और वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन किस में है? रूट में है ना। तो रूट का जब घात लगाते हैं तो घात में 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का घात कितना हो जाएगा? तो दोनों का देख रहे हैं कि आधार बराबर है, तो घात क्या होगा? जुटेगा। तो 1 प्लस 1 1/2 3/2 हो जाएगा ना। 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो एक ही बार हम यहाँ पर लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। समझ में आया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं? जैसे 5 का पावर 3 होता है और 5 का पावर 4 होता है, तो आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ देते हैं ना। 5 का पावर 3 + 4 नहीं हो जाएगा। उसी तरह नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो है ही, साथ ही साथ गुणा है किस में? रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। तो इसको जब रूट को हटाते हैं तो पावर कितना आ जाता है? 1/2। तो इस पूरा को आधार समझिए, पूरा इसका पावर कितना है? 1। अब फिर इस पूरे का पावर कितना है? तो आधार बराबर है तो आधार तो एक बार लिखा जाएगा और जो घात होता है वो जुड़ जाएगा। तो 1 + आधा माने 1.5 नहीं हुआ? 1 + आधा माने 3/2 को ही तो 1.5 बोलते हैं। हो गया। 2 × 2 = 3 3/2। नहीं समझ रहे हो? समझो। 1.5 नहीं समझते हो? हो गया। देखिए अब ये तो हो गया पावर 3/2। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो आर है उसके तुलना में एल बहुत छोटा राशि है। कल भी ऐसा किया गया था। अच्छा वो नहीं करेंगे तो आगे जैबे नहीं करेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इसीलिए छोटी राशि को क्या कर देते हैं? जो बहुत छोटी राशियाँ होती है उसको फिजिक्स में हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, माने आर स्क्वायर बड़ा है, एल स्क्वायर क्या है? जो उपेक्षणीय है, जो उपेक्षणीय है। अच्छा ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि आर तो जनरली एल से बड़ा ही होगा, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और न बड़ा हो जाएगा। तो ये छोड़ देते हैं यहाँ से। तो कौन बच गया? E = 1/4πε0 2QL/L स्क्वायर तो छोड़ दिए। तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, और जब घात में घात होता है तो गुणा हो जाता है। तो पावर 2 है, उसका पावर 3/2 है, तो दोनों में क्या होगा? गुणा होगा। तो 2 × 3/2 करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो E = 1/4πε0 और 2QL के बदले में P लिख दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे हो जाएगा R3। नीचे क्या हो गया? 2 से 2 क्या हो गया? यही आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ P किसके बदले में लिखे हैं? 2QL के बदले में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो सूत्र हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति। तो कल वाले में थोड़ा सा अलग आया था, उसमें 2P आया था, इसमें कितना आया है? P आया है। नीचे तो बटा R3 उसमें भी आया था, यहाँ भी आ रहा है। बस अंतर क्या है? उसमें 2P आया था, इसमें क्या आया था? इसका मतलब ये हुआ कि अक्षीय स्थिति में अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो डबल होता है। किसकी तुलना में? निरक्षीय स्थिति की तुलना में क्या होता है? डबल होता है। और वो फार्मूला किस तरह बना था? इस तरह बना होगा, E = 1/4πε0 2P/R3। डबल है कि नहीं है? तो अक्षीय स्थिति में डबल होता है, निरक्षीय स्थिति में उसका क्या होता है? आधा हो जाता है। लिख लीजिए इसको।